बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की वीडियो सीरीज़ में आपको खुश आमदीद। हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 4 में डिफरेंट कंसेप्ट पढ़े हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से देख लें, या फिर प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज वहाँ पर लिस्ट मौजूद है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 की क्लास नंबर 4। और आज हमने पढ़ना है कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या है, इसका मतलब क्या है और हम इसको कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। When two or more transactions are completed on the same date, and in all such transactions one or more account is or common on either debit or credit side, it is better to pass one journal entry instead of two or more entries for such transaction. This is called as compound journal entry. अगर हम इसको आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब ये है कि किसी भी एक दिन यानी कि किसी भी सेम डेट पर एक या एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन आप करें और उसमें एक अकाउंट जो है वो एक से ज़्यादा बार यूज़ हो रहा हो, चाहे वो डेबिट साइड पर अकाउंट हो या फिर क्रेडिट साइड पर हो, तो फिर हर ट्रांजैक्शन की अलग एंट्री करने की बजाय हम एक एंट्री कर देते हैं और उसको कहते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। इसकी हम एक मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमने 2 तारीख को रेंट भी पे किया, इंश्योरेंस भी पे की, उसके अलावा सप्लाईज भी परचेज़ की। तो अब तीनों ट्रांजैक्शन में हमने कैश जो है वो पे आउट किया है, ठीक है। तो अब हम इनकी सेपरेट एंट्री करने की बजाय हम इनकी एक एंट्री कर देंगे, ठीक है। सप्लाईज को भी डेबिट कर देंगे, रेंट को भी डेबिट कर देंगे और इंश्योरेंस को भी डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो ये जो एंट्री है ये कंपाउंड एंट्री कहलाती है। एक और मिसाल लेके फिर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मिसाल के तौर पर आप दुकान पर गए और आपने एक मोबाइल ख़रीद लिया। मोबाइल की जो कीमत थी, जो प्राइस तय हुई, वो थी 20,000। आपने कहा कि जी मैं 10,000 रुपया आज दूँगा और बाकी 10,000 जो है एक मंथ के बाद दूँगा। तो अब आपके 3 अकाउंट जो हैं इसमें इन्वॉल्व हो गए। एक तो आपने परचेज़ किया मोबाइल, दूसरा आपने कैश जो था वो पे किया और जो बाकी 10,000 आपने देने हैं वो आपके अकाउंट पेएबल में आएंगे। तो अब इस एंट्री में 3 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, तो ये भी आपकी कंपाउंड जर्नल एंट्री कहलाती है और ये भी आपकी इसी एंट्री के तहत आप इसकी दर्ज करें। ये भी आपकी कंपाउंड जर्नल एंट्री के तहत रिकॉर्ड होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की एग्जाम्पल। ये इलस्ट्रेशन है जो मैंने एक बुक से ली है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जर्नल का। तो आइए अब हम ट्रांजैक्शन शुरू करते हैं। दिसंबर 1 की ट्रांजैक्शन जो है वो ये स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000। बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें आपने 10,000 कैश इन्वेस्ट किया है। कैश के अलावा मशीनरी वर्थ, आपने कोई मशीनरी भी बिजनेस में इन्वेस्ट की है, ठीक है, उसकी वैल्यू है 5,000। एंड मर्चेंडाइज 5,000। अब इस एक एंट्री में आपके 3 डिफरेंट अकाउंट शामिल हैं। कैश भी शामिल है, मशीनरी भी शामिल है और मर्चेंडाइज भी शामिल है। तो हम इसको कंपाउंड एंट्री कहेंगे। अब इसकी हमने रिकॉर्ड इसको किस तरह से करना है वो देखते हैं। सबसे पहले तो आप डेट के कॉलम में डेट लिखें,
उसके बाद आपने वो अकाउंट लिखने हैं जो पहले डेबिट हो रहे हैं। कैश आपके पास आया, बिजनेस में उसने इन्वेस्ट किया, वो आप डेबिट कर देंगे। उसके बाद मशीनरी है, इसको भी डेबिट कर दें। मर्चेंडाइज है डेबिट। अब ये 3 अकाउंट डेबिट हो गया। अब क्रेडिट क्या होना है, हमें पता है कि जब बिज़नेस स्टार्ट होता है तो जो भी चीज़ उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके एंड पे हम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। कैपिटल हो गया क्रेडिट। और एट द एंड हमने देना होता है नरेशन। नरेशन में हम ये लिखते हैं कि जो ट्रांजैक्शन हमने की है वो किस से रिलेटेड थी। स्टार्टेड बिजनेस, आप इतना लिख दें काफ़ी है, या लिखें स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मशीनरी एंड मर्चेंडाइज, आप तीनों चीज़ें लिख दें। पोस्ट रेफरेंस का कॉलम उस वक्त यूज़ होता है जब हम ट्रांजैक्शन को लेजर में पोस्ट कर लेते हैं, तब ये यूज़ होता है। डेबिट कॉलम कैश कितना था जी, 10,000 रुपया था। उसके बाद मशीनरी 5,000, मर्चेंडाइज मर्चेंडाइज 5,000। तो अब क्रेडिट में क्या करेंगे, आप डेबिट वाली सारी अमाउंट्स को ऐड कर लें और उसके बाद उसको क्रेडिट में लिख दें, तो ये बन जाएगा 20,000। अब कंपाउंड एंट्री ये है कि इसमें देखें तो 3 अकाउंट जो हैं वो डेबिट साइड पर आ रहे हैं, और हमने डेफिनेशन में भी यही पढ़ा था कि एक दिन में एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हों और उनमें एक अकाउंट जो है वो डेबिट साइड पर या क्रेडिट साइड पर एक से ज़्यादा मर्तबा आए, ठीक है, तो वो कंपाउंड एंट्री कहलाती है। तो इसमें भी देखें तो आपके 3 अकाउंट हैं जो डेबिट साइड पर हैं और एक अकाउंट आपका क्रेडिट साइड पर है। दूसरी एंट्री है दिसंबर 5 की, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम फ़रूक ₹3,000 एंड सदीक ₹4,000। अब हमने परचेज़ की है लेकिन 2 बंदों से की है, ठीक है, 2 डिफरेंट सप्लायर हैं, उनसे हमने ये परचेज़ की है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो डेट के कॉलम में आपने डेट लिखनी होगी। लिखने के बाद आप डेबिट साइड पे, ठीक है, परचेज लिखें, परचेज इज डेबिट। अब क्रेडिट में आपने क्या लिखना है, अकाउंट पेएबल फ़रूक परचेजेस आप डेबिट करेंगे और अकाउंट पेएबल फ़रूक भी क्रेडिट और अकाउंट पेएबल सदीक भी क्रेडिट कर देंगे। अब आप नरेशन देंगे, परचेजेस ऑन क्रेडिट। अब आप डेबिट कॉलम में अमाउंट लिख दें कि कितने की टोटल परचेज थी, 3,001 से थी, 4,001 से, तो टोटल हो जाएगी आपकी 7,000 परचेज। और क्रेडिट में अकाउंट पेएबल फ़रूक से हमने लिए हैं 3,000 की मर्चेंडाइज और अकाउंट पेएबल सदीक से हमने लिए हैं 4,000। तो ये आपकी होगी कंपाउंड एंट्री। अब हम इसको अलग अलग भी कर सकते थे कि परचेज डेबिट 3,000, अकाउंट पेएबल क्रेडिट फ़रूक 3,000, फिर हम करते जी परचेज डेबिट 4,000, अकाउंट पेएबल क्रेडिट सदीक 4,000।
तो फिर हम वो एक ही एंट्री जो थी वो 2 बार कर रहे थे, ठीक है। तो कंपाउंड एंट्री में यही होता है कि हम एक ही डेट में एक से ज़्यादा जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनमें जो अकाउंट कॉमन होता है, ठीक है, तो उसको हम एक दफ़ा कंसिडर कर लेते हैं और बाकी को उसके अगेंस्ट डेबिट या क्रेडिट कर देते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। 7 तारीख को है सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹1500 एंड ऑन अकाउंट 3000। हमने चीज़ें फ़रोख्त की हैं। जो चीज़ें फ़रोख्त की हैं उनमें 1500 रुपये की चीज़ें कैश पे की हैं और 3000 रुपये की जो चीज़ें थीं वो हमने उधार फ़रोख्त की हैं। तो अब हमने इसकी कंपाउंड जर्नल एंट्री करनी है। सबसे पहले क्या है, आप लिखेंगे डेट। दिसंबर 7 की आपने डेट लिखी। डेट लिखने के बाद आपने एंट्री कैसे करनी है। सबसे पहले जो आपने कैश पर सेल की है तो कैश आपका डेबिट आ जाएगा। जो आपने उधार सेल की, जब हम उधार सेल करते हैं तो हम उसको कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल आप कर देंगे। और अगर कोई नाम है जिसको हमने फ़रोख्त किए हैं तो आप ब्रैकेट में उसका साथ नाम भी लिख सकते हैं। इस ट्रांजैक्शन में नाम नहीं दिया हुआ तो हम जस्ट अकाउंट रिसीवेबल करेंगे। इसके बाद आप क्रेडिट करेंगे सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट। अब आपको पता है कि पोस्ट रेफरेंस का कॉलम तब यूज़ होता है जब हम ट्रांजैक्शन को लेजर में पोस्ट कर चुके होते हैं। अब हमारी जो सेल थी कैश पर वो थी 1500, जो उधार थी वो थी 3000। अब टोटल सेल कितनी होगी, 4500। नरेशन आप देंगे सोल्ड मर्चेंडाइज। इससे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आप देखें 10 तारीख को पेड कैश सैलरीज फॉर ₹200, रेंट 100 एंड ऑफिस सप्लाइज 400। तो अब इसने एक डेट में, ठीक है, 3 पेमेंट्स की हैं, ठीक है। सैलरी भी पे की है, रेंट भी पे किया है और ऑफिस सप्लाई भी परचेज की है। तो अब उनकी पेमेंट उसने कैश में की है। अब या तो इसको अलग अलग एंट्री करें। अब सारों में देखें तो कैश कॉमन है, ठीक है, और डेबिट साइड में एक से ज़्यादा अकाउंट आ रहे हैं। सैलरी भी डेबिट होती है, रेंट एक्सपेंस भी डेबिट होता है और ऑफिस सप्लाईज भी डेबिट होती हैं। तो क्यों ना हम इसको एक एंट्री में करें। जब एक से ज़्यादा अकाउंट एक साइड पे आ रहे हैं और एक कॉमन अकाउंट क्रेडिट साइड पर आ रहा है तो हम इसको कंपाउंड एंट्री भी कहेंगे और इसकी एक जर्नल एंट्री करेंगे बजाय हम इसके 2 या 3 करें। तो आइए ज़रा इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले आप सैलरीज। सम टाइम होता है कि कुछ बुक्स में सैलरीज एक्सपेंस लिख रहे होते हैं, कुछ में जस्ट सैलरीज लिख रहे होते हैं। तो आपको अगर कोई कहता है कि सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हैं तो आप सैलरीज एक्सपेंस लिख दें, या फिर सिंपल आप सैलरीज लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। सेम इसी तरह रेंट एक्सपेंस भी कभी लिख रहे होते हैं, कभी अकेला रेंट भी लिख देते हैं। ऑफिस सप्लाईज और कैश आपका क्रेडिट में आ जाएगा। नरेशन आप देंगे पेड कैश फॉर सैलरीज, रेंट एंड ऑफिस सप्लाईज। अब आप क्या करेंगे, डेबिट के कॉलम में जो जिस अकाउंट की जितनी अमाउंट है आप उतनी लिखते जाएं। सैलरीज 200, रेंट 100 और ऑफिस सप्लाईज आपका 400। अब आप इनको करें ऐड करने के बाद
क्रेडिट में कर दें आप 700 या 700 आपका क्रेडिट। अब एक बात याद रखनी है कि हर ट्रांजैक्शन में और ओवरऑल भी आपके जर्नल की दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट साइड जो है ये हमेशा बराबर होनी चाहिए।